अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान अकरम और आप देख रहे हैं कनेक्टेड पाकिस्तानी। और कनेक्टेड पाकिस्तानी में हमेशा की तरह हम ऐसे पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों के सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बेहतरीन काम कर रहे हैं। यकीनन सब पाकिस्तानी बेहतरीन काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अच्छे लोग पॉजिटिव इमेज के साथ पॉजिटिव जो काम कर रहे हैं वो सामने आ सके। इस सिलसिले में हम हमेशा हर रोज ऐसे लोगों को सामने लेके आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और फलाह के लिए काम सरंजाम दे रहे हैं और वो छुपे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सामने आए और पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में कितने अच्छे लोग काम कर रहे हैं और पाकिस्तान से बैरून मुल्क जो लोग रहते हैं उनको भी इल्म हो सके कि पाकिस्तान में लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं। तो लिहाजा आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट बड़ी खास सबीका बिलाल कुरैशी साहिबा मौजूद है। सबीका एक साइकोलॉजिस्ट है, एक इदारे के साथ कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रही हैं, ऑनलाइन सेशंस भी करते हैं, अडल्ट काउंसलिंग के ऊपर इनके स्पेशलाइजेशन है, एमएस है साइकोलॉजी में। तो सबीका, वेलकम टू कनेक्टेड। Thank you so much, Mr. Rizwan. Thank you for inviting me. सबीका, मेरा सबसे पहला सवाल हर गेस्ट के लिए एक ही होता है और वो ये होता है कि जब आप पढ़ना शुरू किया, आपकी तालीम शुरू हुई और उस वक्त आपके जहन में क्या ख्वाब थे अपने मुस्तकबिल के हवाले से और किसको आइडियलाइज करके उस वक्त आप पढ़ रहे थे? अच्छा, आपने जो सवाल किया, जब मैंने पढ़ाई शुरू की तब मैंने मुस्तकबिल के बारे में कुछ भी नहीं सोचा हुआ था। आई वॉज जस्ट स्टडिंग, जिस तरह बस आप पढ़ रहे हो और बस आपको पता है कि यू हैव टू स्टडी एंड यू आर स्टडिंग। बट व्हेन आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट माय फ्यूचर, दैट जो एक आपने पूछा रोल मॉडल कौन था, मेरी इंस्पिरेशन कौन था, तो वो मेरा बड़ा भाई था हमेशा से। बड़ा भाई और मेरी बड़ी बहन। यस, माय सिबलिंग्स वर माय रोल मॉडल, वर नहीं बल्कि अभी भी हैं। लाइक दे आर सो हार्ड वर्किंग, और जिस तरह से वो उन्होंने मेहनत की, एक अपने आप को उन्होंने एक मुकाम पे पहुंचाया, स्टिल अभी तक दे आर वर्किंग। माय सिस्टर इज़ अ डॉक्टर। और यस, तो उनको देखते हुए मेरे अंदर, और फिर माय माय पेरेंट्स आर सो हार्ड वर्किंग। सो उनको देखते हुए जिस तरह से मैंने सोचा कि यस, अब मैंने क्या करना है। जिस तरह मेरी बहन जो है वो एक डॉक्टर है, सो शी इज़ सर्विंग द ह्यूमैनिटी। मेरा भाई है, ही इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। सो मेरा तभी से था, नहीं, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। एंड व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, मेरी एक टीचर हुआ करती थी। शी वॉज वेरी नाइस। तो वो मुझे काफ़ी वो ना कोटेशंस वगैरह दिया करती थी, एंड शी यूज टू टॉक अबाउट द ह्यूमैनिटी एंड ऑल दैट स्टफ। सो आई ऑलवेज थॉट के वी ऑलवेज टॉक अबाउट फिजिकल हेल्थ, वी नेवर टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। So physical and mental health both are co-related and interrelated. So I was जब मैं in 10th class, so then I decided, no, I will work for the mental health of the people. So I chose my journey, and I just think that I will be a, inshallah ta'ala, clinical psychologist. सबीका, इट्स ऑसम कि आपने ये सोचा कि आप मेंटल हेल्थ पढ़ें और आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन गई। अ, हमारे यहाँ बच्चे जो ज्यादातर ज़हीन होते हैं, हम उनके लिए हमेशा डॉक्टर और साइंसेस की फील्ड ही सिलेक्ट करते हैं, जबकि साइकोलॉजी अमूमन हमारी ह्यूमैनिटी में आती है। तो व्हाट वाज द रिएक्शन एंड फीडबैक फ्रॉम योर फैमिली जब आपने सोचा कि आपने साइकोलॉजिस्ट बनना रिएक्शन तो ऐसा कुछ भी नहीं था। माय पेरेंट्स ऑलवेज अप्रिशिएटेड मी, एंड दे ऑलवेज गिव मी द फ्रीडम एंड स्पेस कि आपने जो करना है यू कैन डू। कभी भी मुझे ना फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं था कि आप साइंसेस ही पढ़ो, आप आर्ट्स नहीं पढ़ो। सो आई थिंक इट वाज अ गुड रिएक्शन, एंड माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली अप्रिशिएटेड मी एंड encouraged me and supported me as well. और आफ्टर दैट when I got married, तो अल्हम्दुलिल्लाह माय हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव। एंड मैं शादी से पहले जॉब नहीं करती थी, मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी। तो माय हस्बैंड एंड माय इन लॉज आर वेरी सपोर्टिव, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपने आपका जो ड्रीम था यू हैव टू फुलफिल दैट, आप उसके बारे में काम करो, आप अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करो। सो येस, आई गिव क्रेडिट टू माय हस्बैंड एज वेल। सो येस, उनका रिएक्शन भी अच्छा था, तो दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग जॉब एंड आई एम सर्विंग द ह्यूमैनिटी एज वेल, क्योंकि ये जॉब ऐसी है।
Please continue. यस no I just said कि जो एक बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये एक ऐसी जॉब है जो कि आप सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकते, आपको सपोर्ट चाहिए ही होती है. सो आई एम लकी इन दिस मैटर. सभी का इसमें ये भी मैंने देखा है कि आपकी प्रैक्टिस है, हम बीइंग अ पाकिस्तान, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जब हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होती है तो हम सबसे पहले खुद मेडिकेशन करते हैं. जब हम ठीक नहीं हो पाते, कोई हमारा बस नहीं लगता, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और हिकमत के और सारे करने के बाद फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं. तो मेंटल हेल्थ जिसके ऊपर तो हमारे मिथ्स ही बहुत ज्यादा हैं, उसके हवाले से क्या रुझान आपने देखा है? अच्छा, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया. दूसरा फिजिकल हेल्थ की आपने बात की कि हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, और जब बिल्कुल आपको लगता है कि अब आप कुछ भी नहीं हो रहा और कंडीशन भी बेहतर नहीं हो रही, देन यू गो टू द डॉक्टर. तो जब आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्टिग्मास हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सोसाइटी फील्स वेरी बैड इफ़ यू आर गोइंग टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. दे लेबल यू लाइक अ साइको. I'm sorry that I'm using these words, but this is the reality that I faced and I फैक्ट. observed. आपको कह दिया जाता है कि आप पागल हो. अगर आप ठीक भी हो जाते हो तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता सोसाइटी में, अगर एक दफ़ा आपको पता लग गया कि आप चले गए हैं. दूसरी चीज़ ये है कि आपको कहा जाता है नहीं ये तो डिप्रेशन है, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा. सो यू डोंट नीड टू गो अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, आप खुद ही ध्यान दो इस पे. सेकंड चीज़ ये है कि जो एक होता है ना जादू, दिस इज़ अ वेरी कॉमन स्टिग्मा कि आपने आप अगर आपको लगता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, तो आपकी फैमिली सबसे पहले आपको ये कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बस एक जादू है, किसी का साया है. तो दीज आर द वेरी कॉमन इश्यूज. और हमारे पास समटाइम्स क्लाइंट्स फिर इस तरह से आते हैं कि विदाउट मेडिकेशन आप उनको जो हो ना वो पेशेंट्स को लेके नहीं, क्लाइंट्स को लेके नहीं चल सकते. सो ये एक कुछ मेन इश्यूज हैं, क्योंकि जब आपके जब सिम्टम्स होते हैं साइकाट्री के, वो जब ऑब्वियसली आपके एग्रीवेट कर जाते हैं तो आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. अगर आप माइनर स्टेज पे आते हैं, माइल्ड स्टेज पे आते हैं, तो काउंसलिंग एंड थेरेपी मोस्ट कॉमन थिंग्स हैं जो कि रियली हेल्पफुल इन योर ट्रीटमेंट. तो ये एक है. और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, चूँकि ये एक लाइव सेशन है, तो मैं अपनी ऑडियंस जो भी मुझे सुन रहे हैं मैं उसको ये ज़रूर मैसेज कन्वे करूँगी कि इसको प्लीज़ सीरियस लें. डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये भी आम चीज़ें नहीं हैं. दिस इज़ अ वेरी सीरियस डिसऑर्डर्स एंड डिजीज़. सो आई वुड सजेस्ट कि जिस तरह आप फिजिकल हेल्थ को लेते हैं उसी तरह देखें. अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप साइकोलॉजिकली भी फिट नहीं हो सकते. सिमिलरली अगर आप साइकोलॉजिकली परेशान हैं, अपसेट हैं, तो ऑब्वियसली आपको फिजिकल सिम्टम्स भी आएंगे. तो दीज बहुत सिम्टम्स आर इंटर रिलेटेड. अगर आप फिजिकल हेल्थ को भी सीरियस लेते हैं तो प्लीज़ मेंटल हेल्थ को भी सीरियस लें. इट्स नॉट अ शेम टू कंसल्ट अ क्लिनिकल साइकोलॉजी. सभी का आम लोग जो आपको देख रहे हैं, आप उनको बताइएगा कि साइकोलॉजिस्ट क्या होता है और हाउ एवरी पर्सन मस्ट कंसल्ट हिम. लाइक जो लोग आपको हेल्दी फिजिकली नजर आ रहे हैं, इट डजंट मीन कि उनको कोई मेंटल स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ का इशू नहीं हो सकता. तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? ठीक है. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली देखें, आपने जैसे पूछा कि अब हर इंसान की लाइफ में आजकल का जो हमारा एक सोसाइटी में सर्कमस्टांसिस हैं, सिचुएशन है, एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस. एंग्जाइटी सबको होती है. फॉर एग्जांपल इफ अ स्टूडेंट इज गोइंग फॉर अ प्रेजेंटेशन, उसको भी एंग्जाइटी है. अगर हम इस टाइम लाइव सेशन करें टू सम एक्सटेंट मैं भी शायद नर्वस होंगी, शायद आपको भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी. तो बेसिकली नॉर्मल एंग्जाइटी होना इट्स इट्स वेरी कॉमन. बट हमें कब पता लगता है कि व्हेन यू नीड टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, जब आपकी परेशानी, आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी ये आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करना शुरू करता है. तब आपको पता लगता है येस यू नीड अ हेल्प एंड येस यू नीड अ प्रोफेशनल गाइडेंस और अ काउंसलिंग. तो एक साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो कि आपको थेरेपी और आपकी जो है वो काउंसलिंग के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, देखिए मसाइल तभी आते हैं, परेशानी भी तभी होती है जब हमारी किसी के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती है. अगर आपको कोई स्ट्रेस है, आपको कोई एंग्जाइटी है, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन टॉक समवन एट योर होम टू योर फ्रेंड, तो इट्स ओके, आपका वहीं पे भी कथारसिस हो जाता है. बट अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स सही नहीं हो रहे हैं एंड यू नो योर सिम्टम्स आर एग्रीवेटिंग, तो आप जो हो वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लो, जो कि आपको एक प्रोफेशनल एक प्रॉपर टिप देगा दैट हाउ कैन यू कंट्रोल योर एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस एंड यू कैन लिव इन healthy environment and
you can live your life very healthy and happily. So एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो कि आपको एक प्रोफेशनल हेल्प और गाइडेंस प्रोवाइड करता है फॉर योर प्रॉब्लम्स. इसमें सभी का ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस फील्ड के अंदर कितना स्कोप है और आप क्या समझती हैं कि कितने लोग जो हैं उनको आना चाहिए इस फील्ड के अंदर. सबसे पहले तो इट डिपेंड्स कि कितने लोगों को आना चाहिए, ये तो मैं नहीं कह सकती, बट येस इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ अदर पीपल, येस यू शुड कम इन दिस फील्ड, यू शुड हेल्प द पीपल. अगर देखें, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, इफ आई कैन गिव रिलीफ टू समवन जो कि एक मेंटल इलनेस से गुजर रहा है या प्रॉब्लम से गुजर रहा है, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी कि मैं किसी को हेल्प कर पा रही हूँ. सो अगर आप स्कोप से बियॉन्ड होके सोचें एवरीथिंग कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्कोप है कि नहीं है, बट यू आर सर्विंग ह्यूमैनिटी, आप किसी के लिए एक मेंटल हेल्थ के लिए आप किसी के डिलीवर बन रहे हो, आई थिंक ये स्कोप से ज़्यादा है मेरे ख्याल से. सो आई थिंक कि जो कोई भी सीरियस है और जो कोई मेंटल हेल्थ को समझता है उसको ज़रूर आना चाहिए इस फील्ड में और ज़रूर हेल्प करनी चाहिए लोगों की. सभी का इसमें मुझे प्लीज ये बताइएगा कि आपके पास किस लेवल के लोग आते हैं. लेवल से मुराद मेरी ये है कि किस स्टेज पे होते हैं. लाइक हमें नॉर्मल जिंदगी में जैसे आपने कहा कि अभी हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि मुझे कुछ फियर हो, कुछ हेजिटेशन हो, आपको भी हो सकता है हो. तो आपके पास लोग जब आते हैं तो वो किस स्टेज पे नॉर्मली होते हैं. लाइक हम तो टैबूज जो है हमारे, हम साइकोलॉजिस्ट का नाम सुनते ही समझते हैं कि शायद इस शख्स को पागल कंसिडर कर लिया गया है तो इसलिए इसको साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं. घर वाले कभी नहीं बताते कि ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, वो कह देंगे ये मेडिसिन लेके आए या इस तरह कुछ. जी, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने कहा है. ऐसा ही होता है कि जब भी आपने जाना होता है तो आप नहीं अपने रिलेटिव्स को बताते हैं या फैमिली मेंबर्स को नहीं बताते हैं कि आपने एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है. मेरे पास ज़्यादातर जो क्लाइंट हैं वो माइल्ड टू सिवियर लेवल के होते हैं. फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है तो सिवियरिटी लेवल का होगा या माइल्ड लेवल का होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर. मेरे पास स्पेशल स्कूल के बच्चे भी आते हैं, मैं स्पेशल स्कूल के बच्चों के साथ भी काम करती रही हूँ. इसके अलावा मेन स्ट्रीम स्कूल के जो बच्चे होते हैं, जैसे हमारे अपने नॉर्मल बच्चे हैं, उनके साथ कितने इश्यूज होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी नहीं होती है, उन उन मसाइल के साथ भी मेरे पास बच्चे आते हैं. तो इट्स ये डिफ़र करता है, इट्स वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. तो माइल्ड टू सिवियर तरह के लोग आते हैं, लेकिन एवरी काइंड ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आती है मेरे पास. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नाउ अ डेज अब तो लोगों में बहुत अवेयरनेस हो गई है इस चीज़ के बारे में. बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल अनएजुकेटेड आते हैं या बिल्कुल इस तरह के एरियाज से आते हैं कि आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजी. बट येस दे केम. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दे वांट अ हेल्दी लाइफ एंड दे वांट टू गेट रिड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. तो माइल्ड टू सिवियरिटी लेवल के लोग आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट. सिवियरिटी के बहुत ही अभी मैंने देखे होंगे कि आए होंगे. तो यस. सभी का एक तो ये सिम्टम्स हैं हम नॉर्मल देखते हैं कि जैसे अभी जो एक बीमारी मशहूर है और उसके हवाले से सिम्टम्स हर शख्स को जुबानी याद हो चुके हैं. आप क्या समझती हैं क्या सिम्टम्स हैं किसी शख्स के अंदर तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए या उसको खुद चले जाना चाहिए. सिम्टम्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये नहीं होता कि अगर इस इंसान में हम देखें, हम किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि आप में ये सिम्टम्स हैं, नाउ यू नीड टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट. फॉर एग्जांपल अगर किसी को डिप्रेशन है, आइसोलेटेड हो रहा है, उसको भूख नहीं लग रही, उसको नींद नहीं आ रही, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, उसके रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, और यस वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा और उसकी डेली फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है इस चीज़ से, तो यस आप कह सकते हो कि इस इंसान से आप बात करें, उससे पूछे कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है. अगर तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहा है तो ठीक है, क्योंकि ना समटाइम्स रिजवान साहब हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो बिल्कुल उनके चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते. तो बेसिकली समटाइम्स क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी क्या रीज़न हो सकती है. तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो वो आपकी डिटेल्ड असेसमेंट करता है, आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री जो है वो लेता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि येस योर प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट दैट एज.
तो फिर वहाँ से वो आपकी जो है वो असेसमेंट और बाकायदा फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने इस चीज़ को, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप में ये सिम्टम्स हैं तो आप जाएँ। येस, अगर आपको लग रहा है जिस तरह डिप्रेशन हो रहा है आपको, या आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, या आपका मूड स्टेबल नहीं हो रहा, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहा है, और आप जो हो वो उस चीज़ को अपनी डेली फंक्शनिंग में जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली रिजवान साहब, बात होती है एडजस्टमेंट की, बात होती है आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग की। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम गिविंग यू एन इंटरव्यू और मैं जो हूँ वो नहीं दे पा रही हूँ, और मैं बार बार नर्वस हो रही हूँ और मेरे में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, सो देन मैं ये सोचूंगी कि यस, मुझे किसी से बात करने की, मुझे किसी से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। और अगर मुझे वहाँ से मशवरा लेने के बाद, वहाँ से गाइडेंस लेने के बाद भी माई सिम्टम्स आर नॉट इम्प्रूविंग, तो मैं डिसाइड करूंगी यस, अब मुझे किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। तो वी कैन नॉट कैटेगराइज द सिम्टम्स बेसिकली। जब आपको लगे कि आपकी ये सिम्टम्स हैं जो कि आपकी डेली फंक्शनिंग को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं, देन यू नीड टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। आप उसको बताएं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम, क्योंकि वही बात है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। सभी का ये तो हमारे यहाँ कॉमन फिनोमेना है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ क्या कहते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। हम कैमरा शाय हैं, हम लोगों को फेस नहीं कर सकते, वी आर समहाउ इंट्रोवर्ट। तो क्या ये सब लोग भी कैटेगराइज किए जा सकते हैं कि इनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? सम एक्सटेंट, फॉर एग्जांपल कुछ होती हैं आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, जो लोग शुरू से इंट्रोवर्ट होते हैं, यस दे कैन नॉट फेस अ कैमरा, देन इट्स ओके, वो इसका ऑल्टरनेट कुछ ढूंढ लेते हैं, ठीक है। उसमें भी प्रॉब्लम ये होती है कि आप पूछते हो कि यस इफ यू आर इंट्रोवर्ट, तो आप शुरू से ही ऐसे हैं या आप अब से हुए हैं इंट्रोवर्ट। फॉर एग्जांपल, आई वाज वेरी, आप कह लें कि मैं बहुत ज़्यादा इन हूँ, अगर इन थी, कुछ साल पहले कैमरा में आती थी, प्रेजेंटेशंस देती थी, सारा कुछ टाइम आई वाज कॉन्फिडेंट, बट ऑल ऑफ द सडन मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी और मैं इंट्रोवर्ट हो गई और मैं अब मैं शाय फील करती हूँ एंड ऑल दैट स्टफ, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है, तो यस, आपके पेरेंट्स ने आपकी अपब्रिंगिंग ही इस तरह से की, आपको इसी तरह के एनवायरनमेंट में रखा है। अगर एक छोटा बच्चा है, उस आप अगर उसकी मदर कहीं जाती है, अपने बच्चे को साथ लेके नहीं जाती, अगर शॉपिंग पे जाती है अपने बच्चे को नहीं लेके जाती, तो क्या होगा, एट द टाइम पासेस बच्चे में ये आदत डेवलप हो जाएगी, वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी शुरू से अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। तो यस, यू कैन से कि अगर आपने पूछा कि जैसे इंट्रोवर्ट है, या इंट्रोवर्ट होना और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना आर बोथ डिफरेंट थिंग्स, ये सेम सिमिलर थिंग्स नहीं है। तो अगर किसी बच्चे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो भी क्यों है, वो इस उसकी भी कई रीजंस होती हैं कि मे बी व्हेन ही वाज स्मॉल, जब वो छोटा था, तो हो सकता है कि उसको इतनी एक्सेप्टेंस फैमिली में ना मिलती हो, उसको इतनी अप्रूवल ना मिलती हो, उसकी बात ना सुनी जाती हो, यू नो व्हेन जब लोग इकट्ठे होते हैं बड़े फैमिली में और बच्चा कुछ बोलते हैं, तो कहते हैं तुम चुप करके बैठो, हम तुमसे बात नहीं कर रहे, मतलब दिस इज अ वेरी कॉमन लाइन्स, वी यू नो हम सुनते हैं इन चीज़ों को। तो बच्चे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है जब आप बच्चे को झिझक देते हैं, उसकी बात नहीं सुनते, उससे कम्युनिकेट नहीं करते, उसको इनकरेज नहीं करते, उसके डिसीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, वहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को ट्रीट करना पड़ता है, यस इट नीड्स टू बी ट्रीटेड। लेकिन बात जहाँ तक है इंट्रोवर्ट की, तो यहाँ पे हम असेस करते हैं कि बच्चा शुरू से ही ऐसा है, पर्सनैलिटी ही उसकी ऐसी है, या ऑल ऑफ सडन ये चीज़ें आई हैं। सभी का एक और यहाँ से मुझे जो बात समझ आई है कि इंट्रोवर्ट होना कोई इशू नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है। एक बात जो हम सुनते आए हैं कि बच्चे का जो ब्रेन होता है वो 8 साल की उम्र तक फुली डेवलप हो चुका होता है, पर्सनैलिटी बन चुकी होती है। आई डोंट नो अबाउट इट्स, आइदर इट्स अ मिथ और समथिंग प्रूवन। अगर पर्सनैलिटी 8 साल की उम्र तक बन चुकी है, तो विद द लेटर ऑन स्टेजेस हम उसकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज कर सकते हैं, या साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं उसके लिए? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छी आपने ये बात की है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि बच्चे के दिमाग में 1 से 3 साल तक की जो उम्र होती है ना, दैट इज़ वेरी सेंसिटिव, जब बच्चा 1 साल का होता है। लेकिन 7 साल तक आप बच्चे की तरबियत कर सकते हैं, उसकी अपब्रिंगिंग होती है इन अ गुड वे और इन अ, ऑब्वियसली पेरेंट्स तो पॉजिटिव वे में ही करते हैं, लेकिन बस आपकी अपब्रिंगिंग जो बच्चे की होती है वो 7 ईयर्स तक हो जाती है। जहाँ तक बात है द मैटर इज ऑफ पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी जो आपकी होती है ना, वो 18 ईयर्स में 18 ईयर्स तक डिवेलप होती है इन साइकाइट्री। हम जो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, हम उसको 18 ईयर से पहले पर्सनालिटी की कैटेगरी में नहीं लेके आते। आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज वी कैन से कि इस बंदे को पर्सनालिटी डिसऑर्डर कोई अगर हो रहा है, तो इस बंदे को ये वाला पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो रहा है।
तो बेसिकली 18 ईयर्स ऑफ एज तक आप इसको पर्सनालिटी जो है वो डिसऑर्डर नहीं कह सकते कि इस बंदे को पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आफ्टर दैट पर्सनालिटी कैन नॉट बी चेंज। आप पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकते, आप पर्सनालिटी की ट्रेट्स को जरूर चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आपने अभी एक बात की कि इंट्रोवर्ट होना जो है वो एक साइकाट्री प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान इंट्रोवर्ट है, हर इंसान को अपनी एक स्पेस चाहिए, एक टाइम चाहिए जिसमें वो अपना एक टाइम स्पेंड करता है। बट द नीड जहाँ जरूरत होगी कि उसको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, वो फिर भी नहीं हो रहा, तो भी ये उसका इंट्रोवर्ट होना एक प्रॉब्लम है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये एक चीज है जो कि एक साइकाट्री के इशू में जरूर जो है वो हाईलाइट होनी चाहिए। पर्सनालिटी जो है वो आपकी 18 ईयर्स तक डेवलप होती है, उसके बाद आप ट्रेट्स को चेंज कर सकते हैं, आप पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकते, नॉट इवन अ साइकोलॉजिस्ट। सभी का यहाँ पे सवाल है कि हाउ टू चेंज इंट्रोवर्ट ट्रेट इनटू एक्सट्रोवर्ट। आई डोंट नो कि ये हो सकता है या नहीं। इंट्रोवर्ट में भी कुछ सिम्टम्स आते हैं और एक्सट्रोवर्ट में भी कुछ सिम्टम्स आते हैं। इट डिपेंड्स और इट्स वेरी जो है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो डिफर करता है कि आप इंट्रोवर्ट को एकदम देखें, एक बंदा बिल्कुल एक सोशल आइसोलेटेड है, वो क्यों है, उसकी क्या वजह है, वो इंट्रोवर्ट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द रीजन कि वो बंदा इंट्रोवर्ट क्यों है, क्या वो एक्सट्रोवर्ट वो क्यों नहीं है। अगर आप उसके कॉजेज को डील कर सकते हैं, आप उसके कॉजेज को ट्रीट कर सकते हैं, तो आप उस इंसान को टू सम एक्सटेंट एक्सट्रोवर्ट। वही बात है ना कि हम पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकते, हम ट्रेड्स को चेंज कर सकते हैं। तो वो क्यों इंट्रोवर्ट है या वो क्यों एक्सट्रोवर्ट है, आप उसकी कॉजेज देखें, उसके रीजन देखें, आफ्टर दैट यू कैन वर्क ओवर इट। सबिका दैट्स फाइन। मुझे अब ये इस हवाले से जानना है कि जो ये ट्रेड्स हैं इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, व्हाट डू यू प्रेफर कि इंसान की जो तबीयत है वो किस तरह की होनी चाहिए? आइदर इंट्रोवर्ट होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, या दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बट आई रियली रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिसीजन। अगर एक इंसान इंट्रोवर्ट होना चाह रहा है तो उसको इतना फ्रीडम ज़रूर होना चाहिए, उसको अपना टाइम ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर एक कोई एक्सट्रोवर्ट है तो उसको भी, लेकिन देखिए हर चीज़ में ना रिजवान साहब बैलेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ पे आप बैलेंस नहीं रखते हैं ना, फॉर एग्जांपल वही बात है कि अगर एक सिचुएशन है जहाँ पे यू नीड टू गो समवेयर और आप कह रहे हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट वो चीज़ है कि उस चीज़ में कोई बैलेंस नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल देयर इज अ नीड टू बी एक्सट्रोवर्ट बट यू आर इंट्रोवर्ट। आप कह रहे हो कि एक ज़रूरी चीज़ है, आपको चाहिए कि आप उस चीज़ में अपनी उस ट्रेट को शो करो, बट यू आर अनएबल टू डू दैट। तो वहाँ पे आपको एक हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पे। लेकिन अगर एक इंसान है कि वो आप कह रहे हैं कि इंट्रोवर्ट होना चाहिए या एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, आई थिंक देयर शुड बी अ फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल कि वो जैसा है वो वैसा ही रहे। अगर उस इंसान को अपनी उस चीज़ से कोई मसला नहीं है, तो आई थिंक किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि आपको किसी के भी डिसीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इंडिविजुअल फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑसम सबिका जी, इट्स रियली ग्रेट आंसर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि स्ट्रेस की आपने एक बात की। बहुत सारे लोग हैं जो अंडर स्ट्रेस अच्छा परफॉर्म करते हैं, अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म करते हैं, लाइक उनके पास टारगेट्स सेट किए जाएं तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अगर उनको फ्री हैंड रखा जाए तो वो परफॉर्म नहीं करते। एंड सेम एज वाइस वर्सा, व्हाट डू यू प्रेफर कि स्ट्रेस इज गुड और बैड, और आइदर स्ट्रेस इज ओनली अ बैड थिंग? स्ट्रेस जो होता है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हेल्दी और अनहेल्दी। वही बात है, अगर एक इंसान अंडर स्ट्रेस भी वो काम अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ऑन टाइम कर रहा है, देखें ऑन टाइम होना भी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एक प्रेजेंटेशन है, मैं बिल्कुल माइनर एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई एक फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट किसी स्टूडेंट ने बनानी है और उसको उस चीज़ का बहुत स्ट्रेस है, अगर तो वो अंडर स्ट्रेस रहते हुए वो बाकी चीज़ों को ख़राब कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली की कोई चीज़ है, कोई पेरेंट्स के साथ कोई है, कोई फॉर एग्जांपल कहीं जाना है, या उसने बिल्कुल डेडलाइन पे वो काम किया लेकिन अंडर स्ट्रेस होते हुए किया, दैट इज अनहेल्दी। क्यों? क्योंकि वो काम तो अच्छा कर रहा है, परफॉर्मेंस तो वो अच्छी दे रहा है, लेकिन उसके फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको शिवरिंग हो रही है, या आपको जो है आप कह लें कि आपकी पर्सनल जो एक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, एंड यू आर ओनली लाइक नो नो नो, दिस इज माई डेडलाइन ऑफ सबमिटिंग असाइनमेंट एंड आई हैव टू डू दैट। मुझे इस चीज़ का बड़ा स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, आपको 10/10 मार्क्स मिल गए हैं, तो वो एक अनहेल्दी स्ट्रेस है। मैं उसको हेल्दी स्ट्रेस नहीं कहूंगी।
कोई भी ऐसा स्ट्रेस जिससे आपकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, आपको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, आप उसको जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर लो, वो एक अनहेल्दी स्ट्रेस है। बट येस, इफ यू आर अंडर स्ट्रेस एंड यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, आपकी फंक्शनिंग भी ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स भी ठीक है, आप खुद भी सही हैं, तो येस इट्स अ हेल्दी स्ट्रेस। वही बात है, जब भी कोई भी चीज़ बैलेंस में रहती है, जब भी आपकी डेली फंक्शनिंग बिल्कुल नॉर्मल रहती है, आपके रिलेशनशिप्स खराब नहीं होते, आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती, आपकी हेल्थ अफेक्ट नहीं होती, तब तक वो चीज़ जो है वो हेल्दी है, वो बैलेंस है, वो एक हेल्दी स्ट्रेस है। बट जैसे ही वो इन चीज़ों को अफेक्ट नेगेटिव वे में करना शुरू करती है, तो ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने रात जाग के स्ट्रेस में एक असाइनमेंट बना ली है, अगले दिन आपने पूरा दिन सो के गुजार दिया, तो ऑब्वियसली दैट इज अनहेल्दी स्ट्रेस। मतलब आपने एक टाइम मैनेज नहीं किया, ठीक है। तो मैं तो हमेशा से ना, एक रिजवान साहब, हमेशा मैं एक माइल्ड जो है वो एग्जांपल देती हूँ, ताकि पीपल कैन अंडरस्टैंड। मैं ज़्यादा मुश्किल उन चीज़ों में नहीं जाती हूँ, सो पीपल कैन अंडरस्टैंड। तो मैं यही कहूँगी कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी स्ट्रेस। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको कौन सा स्ट्रेस है। सबिका जी, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की और बड़े अच्छे तरीके से साइकोलॉजी और स्ट्रेस को एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है जो सुनने वाले हैं उनके लिए फायदा होगा। आप आखिर पे कोई पैगाम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट देना चाहें उन लोगों के लिए जो आप समझती हैं कि पाकिस्तान में अंडर स्ट्रेस रहते हैं? जाहिर है हमारा मेरा ख्याल है कि मजमूई तौर पे आम तबका जो है अंडर स्ट्रेस रहता है, लेकिन कोई भी शख्स इस बात को शायद तस्लीम करना पसंद नहीं करता। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? ठीक है, थैंक यू सो मच के फॉर गिविंग मी दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन डिलीवर माय मैसेज टू पाकिस्तानी पीपल। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं अपनी जो मेरे सुनने वाले लोग हैं, जो पब्लिक है, उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करें, अपने सराउंडिंग के लोगों में अवेयरनेस डेवलप करें कि इट्स नॉट अ शेम टू कंसल्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी स्ट्रेस में हैं, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाएं। आपको कोई भी मसला है, आप अपने घर में किसी से, पेरेंट्स से, बहन भाइयों से, या अपने दोस्त अहबाब में किसी से, जिससे भी आपका कंफर्ट जोन है, आप उनसे जाके बात करें, कम्युनिकेट करें कि मुझे ये इशू आ रहा है। अगर आपका इशू रिजॉल्व होता है, दैट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं होता, येस, देन यू नीड टू कंसल्ट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। कम्युनिकेट करने से आपके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। हमें स्ट्रेस कब आता है? जब हम मेंटली तौर पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तभी हमें जो है वो एक स्ट्रेस आता है या डिप्रेशन आता है। हम क्या करते हैं, हम एक एक ना एक हमारी जो हमारी आवाम है, उसमें ये चीज़ भी वेरी कॉमन, कि जब तक हमें मेडिसिन नहीं मिलेगी ना, हम ठीक नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम एक साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, जो कि हमें दवाई देता है। वो दवाई क्या काम करती है कि वो भी अच्छा काम करती है कि वो आपके सिम्टम्स को कम करती है। लेकिन एक दवाई से अगर आपको आराम आ रहा है, और एक बातचीत करने से आपको आराम आ रहा है, तो मेरे ख्याल से कि बातचीत करना इज गुड मोर देन टेक मेडिकेशंस, क्योंकि मेडिकेशंस जो है वो आपकी इम्यूनिटी को भी खराब करती है। तो जो चीज़ एक थेरेपी से, एक काउंसलिंग से, एक प्रोफेशनल टिप से ठीक हो रही है, तो हम उसके लिए मेडिसिन क्यों लें? एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करें, इस चीज़ को बुरा हरगिज़ ना माने। एक दूसरे को टाइम दें, अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम दें, स्पेस भी दें, एक बैलेंस रिलेशनशिप रखें। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को टाइम दें, बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को टाइम दें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें साइकाइट्री में आती ही तब है जब एक कम्युनिकेशन गैप आता है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप। आप टीचर का स्टूडेंट के साथ देख लो, आप हस्बैंड एंड वाइफ के साथ देख लो, आप बहन भाइयों का देख लो, आप फैमिली का देख लो। जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आएगा, जहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, जहाँ पे हमें किसी से मसला आ रहा है, बात हम किसी थर्ड पर्सन से कर रहे हैं, हमेशा वहाँ पे इश्यूज आते हैं। So it's my humble request to my Pakistani people that please understand the importance of a clinical psychologist, and understand the importance of your mental health as you consider your physical health. तो मैं यही चीज़ कहूँगी, प्लीज़ इसको बुरा मत समझें, एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजारें, अपने इर्द गिर्द अपने प्यार करने वालों को भी इस चीज़ के बारे में आगाही दें, और ज़रूर इस चीज़ को जो है वो प्रमोट करें अगर किसी को कोई भी मसला आ रहा है। एक कम्युनिकेशन गैप को कम करने की कोशिश करें, एक दूसरे को वक्त दें, सब चीज़ें वापस आ जाती हैं। आपका जो ये आप पैसे कमाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप सारा कुछ करते हैं, एवरीथिंग कैन बी रिफंडेबल, लेकिन जो आपकी मेंटल हेल्थ है, आपके अपने एक प्यारे रिश्ते हैं, वो वापस नहीं आते। सो वैल्यू योर चिल्ड्रन, वैल्यू योर रिलेशनशिप्स, वैल्यू योर पेरेंट्स, एंड एवरीथिंग विल बी गुड
and you can live your healthy life. Thank you so much रिजवान कि आपने मुझे एक अपने लाइव शो में बुलाया और आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने लोगों से बात कर सकूं। वैसे तो मैं बात करती हूँ, लेकिन जिस तरह हम ऐसे मैसेज कन्वे कर देते हैं किसी को भी, मेरे ख्याल से वो मौका ज़रूर होना चाहिए। और अगर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो येस यू कैन, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर सब बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से लोगों की मदद करना इट्स वेरी गुड। तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी, जो मुझे सुन रहे हैं मैं उनको शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मुझे सुना, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। सबिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपने भी खूबसूरत बातें शेयर की। आपसे जो यकीनन मालूमात हैं जिन लोगों को मिली हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे, और हम यही चाहते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म आए जहाँ पे लोग बात कर सकें। जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो पाकिस्तान के अंदर जहाँ कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी है वहाँ लिसनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें सुनने की आदत नहीं रही, हम सुन नहीं रहे। बच्चे वालिदैन की नहीं सुन रहे, वालिदैन बच्चों की नहीं सुन रहे, बहन भाइयों की नहीं सुन रही, भाई बहनों की नहीं सुन रहे, हस्बैंड बीवी की नहीं सुनता, बीवी हस्बैंड की नहीं सुनती। तो प्लीज ट्राई टू लिसन द अदर पीपल। हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए। जब आप सुनने की आदत डालेंगे ना, फिर लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। अगर आपको सुनने की आदत कम है और बोलने की आदत ज्यादा है, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो सुनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोग अपनी बात सुनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो प्लीज आप सुनना शुरू कर दें। जब आप सुनना शुरू कर देंगे, आप इमेजिन नहीं करेंगे, मसले खुद ब खुद हल होते जाएंगे। हमारा मसला ये है, हम सुनना भी पसंद नहीं करते। तो हमें सुनना है, तरीका जैसे लोगों की बातें, साइकोलॉजिस्ट की बातें, डॉक्टर्स की बातें, इंजीनियर्स की बातें, जो लोग अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस रखते हैं, एक्सपोजर रखते हैं, प्लीज उनकी सुने। हमारी कौम को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। जब सुनना शुरू कर देंगे तो फिर सुनने के बाद एक वक्त आएगा कि आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। जब रियलाइज होगा तो फिर आप एक्ट करेंगे। सुरिका जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल टाइम एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स। दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे कीमती जो चीज है वो वक्त है, जो आपने हमें दिया। हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ा गिफ्ट था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू रिजवान सर। और वही बात है, एक बैलेंस रिलेशनशिप, एक्टिव लिसनर एंड अ गुड स्पीकर। यू शुड नो दैट हाउ टू कन्वे योर मैसेज, और किस तरह से आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। तो एक्टिव लिसनर होना भी वही बात है, टाइम एंड कम्युनिकेशन गैप जो है वो फिल होना चाहिए, तो हमारे आधे मसाइल हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच रिजवान साहब, एंड यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। और इसी तरह आप लोगों में अवेयरनेस डेवलप करते रहें। गुड लक फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। थैंक यू सुबिका, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल अल्लाह रखिए।